हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। हम यहाँ पे क्लास 10th की साइंस का एक चैप्टर है लाइट, ठीक है। उस लाइट में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर एक ही में मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। यानी प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। लेकिन हम यहाँ पे अच्छे तरीके से टॉपिक को क्या कर डिवाइड कर दिए। प्रकाश के परावर्तन को अलग टॉपिक बना दिए हैं और प्रकाश के अपवर्तन को अलग टॉपिक, जहाँ पे हमने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर होगा, ठीक है। अगर आपने प्रकाश के परावर्तन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि हमने 7-8 लेक्चर में लगभग पूरे अच्छे तरीके से डेरिवेशन के साथ कंप्लीट करवाएं, ठीक है। ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम केवल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन होता है बस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि एक प्लेन सरफेस के थ्रू, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और जब लेंस के थ्रू होगा उसको मैं अलग टॉपिक में डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसके लेक्चर 2-3 लेक्चर होंगे, ठीक है। इसके बाद लेंस वाला होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। सिंपल सा भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सिंपल सी बात ये है कि लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब अपवर्तन के दौरान लाइट की वेलोसिटी में, उसके वेवलेंथ में, ठीक है, चेंजिंग आती है, ठीक है, और उसके डायरेक्शन में भी चेंजिंग आती है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अर्थात दूसरे माध्यम से उसका वेग व दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले आऊँ, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ये हमारा एक प्लेन सरफेस हमने डिवाइड कर दिया है, दो माध्यम है। एक हमारा माध्यम है एयर है, ठीक है। ये हमारा एयर है, एयर यानी कि हवा है, ठीक है। और ये दूसरा माध्यम हमने ले लिया है, ग्लास ले लिया है, ठीक है। ये हमने ग्लास ले लिया है, ठीक है। ये हमारा विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। एयर जो है हमारा विरल है और ग्लास जो है सघन है। अगर आपको बोला जाए कि एयर में आप एक बार दौड़िए और एक बार आप ग्लास पे दौड़िए, यानी ग्लास का एक घोल बना दिया गया है, ग्लास की एक लिक्विड बना दी गई है, ठीक है। उसमें आपको दौड़ना है, या बोल दिया जाए कि एक बार एयर में दौड़ना है और एक बार पानी में दौड़ना है, तो आप किस में तेज़ी से दौड़ेंगे। जाहिर सी बात है, हवा में आप तेज़ी से दौड़ेंगे और पानी में धीरे धीरे दौड़ेंगे। यानी कि एयर जो है कम डेंस है, ठीक है। कम डेंस का मतलब कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स है दूर दूर है एज कंपेयर टू वाटर या ग्लास, ठीक है। ग्लास के और वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेंस है, ठीक है। तो जैसे हम नहीं दौड़ पाते हैं, उसी प्रकार प्रकाश जब रेयर मीडियम से यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है ना, तो वो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती, चेंज कर लेती, ठीक है। और डायरेक्शन दो तरीके से चेंज करती है। आप सरफेस के परपेंडिकुलर में एक लाइन खींचिए, अगर लाइट आपके माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है और क्या करें, नॉर्मल की ओर झुक जा रही है, यानी कि ये देखिए एंगल बड़ा है और ये एंगल क्या है, छोटा है, ठीक है। आगे अगर झुक जा रही है तो वो कैसा माध्यम है, वो डेंसर माध्यम यानी कि सघन माध्यम है, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या हो जाता है कि जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है।
तो वो कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल एक लिया और एग्जाम्पल हमने लिया है। देखिए ये एग्जाम्पल, ये देखिए ये हमारा ग्लास है, लाइट आ रही इधर से, तो देखो विरल माध्यम में आ गई, तो विरल माध्यम में आएगी तो क्या अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन में चेंज हो गया है ना। तो आप सिंपल सा आप हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा यही याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये आने वाली किरण जो आपतित किरण, जो आने वाली किरण, इसे आपतित किरण बोलते हैं। और जो रिफ्रैक्शन होती है, माने जो किरण इस माध्यम को पार करके दूसरे माध्यम में आती है, ये जो किरण होती है अपवर्तित किरण थी। वहाँ पे क्या थी? होती थी रिफ्लेक्टर की परावर्तित किरण होती है, यहाँ पे अपवर्तित किरण। अब देखिए ये एंगल जो है अभिलंब के साथ आपतित किरण जितने अंश का कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जितने अंश का कोण बनाते हैं उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसे आप तो समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर है, होगा भी, क्योंकि ये रेयर मीडियम में टेंसर और टेंसर झुक जाती है, तो झुक जाएगी तो ये एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही नोट्स आप बनाइएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। जब प्रकाश, जैसे कि ये प्रकाश है ना, ये आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, माने कि एक वर्डी प्रकाश है। ठीक है, एक वर्डी यानी कि इसमें कई कलर नहीं है, केवल एक रंग का कलर, या तो रेड होगा, ब्लू होगा, ठीक है, ग्रीन होगा, कोई एक कलर की लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्डी प्रकाश किरण है। इसे लिख लेते हैं एक वर्डी, एक वर्डी है, गलत हो गया ना, एक वर्णीय प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, लाइट। ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। ठीक है, चलिए तो आपको बता दो, जब ये प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी ना, तो इसकी वेलोसिटी और इसका तरंगदैर्घ्य जो है क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में साउंड चैप्टर आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आवृत्ति क्या होती है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि एक विरल माध्यम है। ठीक है, अगर विरल माध्यम में प्रकाश जो है ना, ठीक है, वो क्या होगी? फास्ट होगी। एक प्रकाश की चाल जो है वो क्या होगी? फास्ट होगी। और जब वो विरल माध्यम, वो सघन माध्यम में जाएगी ना, तो उसकी जो चाल है ना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, तरंग की चाल, तरंग की चाल, तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। देखिए जब विरल माध्यम है तो विरल माध्यम में अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी का डायरेक्ट संबंध आपके लैम्डा से है, तरंगदैर्घ्य से। तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी अगर आपकी
ज़्यादा होगी तो लेमडा भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एक माध्यम। अब ये दूसरे माध्यम में जहाँ सघन माध्यम उसमें जब आएगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो लेमडा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे म्यू हम लिखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी को म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, म्यू बना दिया हमने, म्यू बोल दो। ठीक है, म्यू, ठीक है, ये हमारा म्यू है। ठीक है, ये हमारा तरंगदैर्ध्य, ये आवृत्ति है। ठीक है, आवृत्ति। ठीक है, तो देखिए ये विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो तगड़ी है, तो लेमडा भी ज़्यादा होगा। जब सघन माध्यम में आएगी तो सघन माध्यम में आपको भी पता है कि आप अगर सघन माध्यम में अगर पानी में आपको दौड़ना हो तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। तो सेम टू सेम आप लाइट के साथ भी समझ सकते हैं कि लाइट की भी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और लेमडा क्या हो जाता है, लेमडा भी कम हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी जो है, जो तरंग की चाल जो है लेमडा के समानुपाती है। यानी कि v अगर बढ़ेगा तो लेमडा भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, देखिए अच्छा लेमडा का होता है, ये देखिए ये आप जानते भी हैं कि हमने आपको अगर लाइट चैप्टर आपने हमारा पढ़ा है लेक्चर, तो आपको मैंने वहाँ पे बताया है कि जो लाइट जाती है वो कैसे चलती है, श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। तो दो श्रृंग या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसे लेमडा कहते हैं। ठीक है, लेमडा कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, म्यू क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, एक सेकेंड में वो कितना चक्कर कर रही। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी देखिए एक सर्किल टाइप में बढ़ रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ से एक आधे गोले का आधा, यहाँ पे देखिए आधा 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 गोला, और यहाँ पे आधा गोला, तो कितना हो जाएगा, पूरा एक गोला हो गया। यानी सिंपल सी बात है कि एक गोला यानी कि ये एक दूरी है, जो है एक दूरी, ये पूरी जो दूरी है आपकी ये लेमडा है। और एक सेकेंड में कितनी बार ये ऐसे ऐसे गोले बन रहे हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति देखो, इस माध्यम की जो आवृत्ति है सेम आवृत्ति उतना भी है। यानी कि एक सेकेंड में अगर ये 10 बार चक्कर कर रहा है, ठीक है, तो उतने ही टाइम में यहाँ पे भी 10 चक्कर होते हैं इस माध्यम में भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, भले आपको लग रही है कि बड़ी बड़ी है, लेकिन वेलोसिटी बड़ी है। यही बड़ा बड़ा जो आपको दिख रहा है, यही एक सेकेंड में 5 बार हो रहा होगा। तो ये वेलोसिटी छोटी है, वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पे भी उतने ही टाइम में 5 बार हो रहा होगा, 5 बार सर्किल बन रहे होंगे, यानी 5 कंपन कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं बार बार सर्किल कर रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन वो कंपन उसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर वेलोसिटी घटती है तो लेमडा भी घटता है, वेलोसिटी बढ़ती है तो लेमडा भी बढ़ता है। ये हमने आपको सब बता दिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। जब वेलोसिटी घटती है तो आपका लेमडा भी घट जाता है। ठीक है, और जब विरल माध्यम से, जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लेमडा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको अपने आप से भी रिलेट करके देखिएगा कि अगर हमको पानी में दौड़ना हो, अगर हमको पानी में दौड़ना होगा तो हम पानी में अच्छे से नहीं दौड़ पाएंगे, उतने तेज़ी से नहीं दौड़ पाएंगे एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, समझ में? चलिए अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम। जैसे कि परावर्तन के 2 नियम थे, ठीक इसी प्रकार अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या है, ठीक है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे वहाँ पे कहा था हमने
आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक इसी प्रकार ये भी एक तल में होते हैं। यानी कि ऐसे देखिए ऐसा है ना, सेम सेम प्लेन में दिख रहे हैं ना, ये देखो दिख रहे हैं ना तीनों। ऐसा नहीं कि एक ऐसे है और दो ऐसे है, ठीक है, ऐसे नहीं है, समझे, तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है भाई। ऐसे दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये निरपेक्ष अपवर्तनांक ससुरा कहाँ से आ गया, ठीक है, ये आपके नियम है ना, दो नियम है। तो इस नियम को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछता है बताओ अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो क्या कहोगे, दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के लिए प्रकाश के लिए दो माध्यमों के लिए एक ही रंग की प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, एन का है निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे एन पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या है, ये पदार्थ की एक भौतिक गुण है, विशिष्ट भौतिक गुण है पदार्थ का। हर एक पदार्थ एक भौतिक विशिष्ट भौतिक गुण होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली थी, यानी कि यहाँ पे उन्होंने ये बोला था, देखिए ये बोला था कि यहाँ से आने वाले, देखिए अगर यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो इसका अगर इस माध्यम का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 लेते हैं। इसमें अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो देखिए स्नेल्स लॉ n1 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे साइन आई इक्वल टू इस वाले माध्यम में n2 इंटू साइन आर, यानी कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n2 अपान n1। देखिए समझे, अगर हमें ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो और ये फाइंड आउट करना हो तो निकल जाएगा। कोई तीन पैरामीटर दिए रहें तो हम चौथा निकाल लेंगे, है कि नहीं, ये सूत्र है, ठीक है। इसको लिखने का हम सिर्फ समय तरीका से ढूंढा हूँ। जहाँ से चल रहे हैं आप ना, वहाँ पे n उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लो n1 और साइन आई लगाओ और इक्वल टू कर दो, यहाँ पे आओ n2 साइन आर लिख दो, वही साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू n2 अपन n1। अब देखिए यहाँ पे n2 अपन n1 जो है ये क्या दिखा रहा है आपको, यानी कि बोल रहा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी इसे अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं ANG, यानी कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, समझे। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, देखो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n2 अपान n1 कर लेते हैं, n2 अपान n1, ये n है। n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो हमने बताया, ठीक है। चलिए क्या हमने बताया ना, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है, यदि वायु का संकेत ए लेते हैं जो हमने बताया, तथा पानी का संकेत अगर W लेते हैं, तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष रखा जाए सद उसको ऊपर और बीच में n डालो फिर W लिखो, तो इसे ऐसे लिखते हैं। तो वही हमने बताया, ये एयर है और ये क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखिए एयर है, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं Na कर लेते हैं, ठीक है, और इसका NW, क्योंकि वाटर को W से डिनोट किया जाता है और एयर को A से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं, इस दो माध्यम में स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो स्नेल्स लॉ बराबर का होगा, यूज स्नेल्स लॉ का होगा N1 यानी कि Na साइन
आई इक्वल टू एन डब्ल्यू साइन आर। तो क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होगा, एन डब्ल्यू अपान एन ए। देखो आ गया कि नहीं, ऐसा ही। यानी इसे लिख सकते हैं एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। समझे समझे भाई। अच्छा, इसे मेरे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दो क्या आपको। चलिए आइए क्वेश्चन कराता हूँ एक मस्त। चलिए क्वेश्चन ही कराता हूँ मस्त वाला। देखिए बोल दिया है कि हमें आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक जो है 1 दे दिया है और इसका अपवर्तन √2 दे दिया है। बोला है कि आर का मान ज्ञात कीजिए, अपवर्तित एंगल का कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यूज स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ लगाओ, बताओ, लिखो N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। या इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं यार इसको, ठीक है। ये तो दे दिया है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पे इसे भी तो कर सकते हैं, एन ए, इसको लिख सकते हैं एन जी, है कि नहीं। चलो तो यहाँ पे रखते हैं, बताओ 1 इंटू साइन 60 अंश, ठीक है, इक्वल टू, ब्लू पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है। N2 बताओ, √3 साइन आर। ये तो हमें पता नहीं है, हमें फाउंड। तो बताओ कितना हो, साइन 60 का मान कितना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। साइन रेशियो का वैल्यू लिख देता हूँ। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/2, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 19 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। आप इसे याद रखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने बता दिया ऐसे। अगर आपको नहीं पता होगा, आप तो त्रिकोणमिति पढ़े हैं ना, तो आपको तो पता होना चाहिए सब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको बताओ कितना होगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू √3 साइन आर। तो काटो, कट जाएगा ना, ये इधर जाएगा तो कट जाएगा, मैं डायरेक्ट काटा हूँ, ठीक है। इतनी तो मैथ आपको आती है। तो इक्वल टू साइन आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितने अंश का, साइन कितने अंश का 1/2 मान है। तो आपको बता दूँ, साइन 30 अंश का। देखो साइन 30 अंश का, देखो तो यहाँ पे साइन 30 अंश रखते हैं। तो ये हो गया साइन 30 अंश इक्वल टू साइन आर। तो साइन से साइन हटाओ नहीं, कंपेरिजन कराओ यार। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे होगी, 30 अंश। देखो 30 अंश होगी, समझे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझे भाई। तो समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। आपको तो डायरेक्ट आपको आइडिया भी लगे, बताओ अगर ये दिया नहीं रहता, ये नहीं दिया रहता, ये भी नहीं दिया रहता, तो आप बता भी तो देते कि कौन डेंसर है कौन रेयर है। क्यों, क्योंकि इसका एंगल बड़ा है और इसका एंगल छोटा है, यानी कि ये नॉर्मल की ओर झुक गई है कि नहीं। ये नॉर्मल की ओर झुक गई है, तो जाहिर सी बात ये डेंसर होगी और ये रेयर होगी। इसमें देखो ये डेंसर है और रेयर है। एक चीज़ और भी पॉइंट आउट अब दिख रहा होगा कि जो ज़्यादा डेंस होता है ना, उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है ना। देखो ये √3 है और इसका मान 1 है, यानी कि ये ज़्यादा डेंस है। यहाँ पे देखो √2 है, यानी कि ये ज़्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू इसके। अब इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, खुद से अब ट्राई करो एक बार, इसमें ऐसा लगाओ खुद से। चलो मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्नेस लगाते हैं, बोलो N1 साइन आई। जब भी तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे ना, तो फट से लिखो N1 और फिर यहाँ पे लगाओ साइन आई, N2 साइन आर,
ठीक है। तो n1 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में 2, और साइन आई देखो 30 अंश, ठीक है। और n2 बताओ 1 इंटू साइन आर, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे थीटा बोल दिया, वही आर है, समझे। तो ये अंडर रूट 2 कुड़े, और 37 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 1/2, तो यहाँ पर आपको 37 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1 प्लस साइन आर। तो बताओ ये अंडर रूट 2/2, ठीक है। अरे ये क्या आ गया, यहाँ पे मैं अंडर रूट 2 से गुणा करता हूँ और नीचे भी अंडर रूट से 2 गुणा करता हूँ, ठीक है। तो बताओ ये नहीं, इसको काट दिया यार, सॉरी, रुको, इसको मैं ऐसे छोड़ता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन है ना। चलो, ये अंडर रूट 2 अपान 2, इसमें ऊपर अंडर रूट 2 से करता हूँ और नीचे भी अंडर रूट 2 से करता हूँ, ठीक है। अब देखो एक काम करता हूँ, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये हो जाएगा 2, और ये नीचे का हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2, यानी कि 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 1/√2 इक्वल टू साइन आर। इतना तो मैथ आपको आता ही है, ठीक है। तो बताओ ये 1/√2 किसकी वैल्यू है, साइन 45 डिग्री की, और साइन आर। तो कंपेरिजन कराओ तो आर बराबर कितना होगा 45 अंश, यानी कि ये कितना होगा 45 अंश, और जाहिर सी बात है कि 30 अंश से बड़ा होगा क्योंकि ये छोड़ा है। देखो देखो, समझे भाई, ठीक है ना। अब मैं आपको अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध जो है ना अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ के बारे में समझा। स्नेल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए सब, ठीक है भाई। चलिए बाय।